गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से तिवारी सर आज आपकी क्लास नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं बउआ आपकी क्लास लूँगा। बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री जी बोले, किसानों के सशक्त होने से नया भारत होगा और समृद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। किसान जितना सशक्त होगा, नया भारत उतना ही समृद्ध होगा। देश को अपने किसान भाइयों और बहनों पर गर्व है। आपको बताते चलें, पीएम किसान सम्मान निधि व अन्य कृषि योजनाएं करोड़ों किसानों को दे रही हैं नई ताकत। 11.3 करोड़ किसानों के खातों में अब तक 1.82 लाख करोड़ रुपए सीधे किए जा चुके हैं ट्रांसफ़र। 6,000 रुपये किसानों को हर वर्ष मिलते हैं सम्मान निधि के तहत। और दूसरी खबर के लिए ले चलते हैं आपको सीमा पर। सीमा पर्यटन से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में मिलेगी मदद। गुजरात के नडाबेट में अमित शाह ने सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना का किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि सीमा पर्यटन से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में मदद मिलेगी और इससे बीएसएफ जवानों से नागरिकों का संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही लोगों के मन में जवानों के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न होगा। शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नडाबेट में सीमा प्रदर्शन पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यहां पर्यटकों को बीएसएफ जवानों की बहादुरी व जीवन को नज़दीक से देखने को मौका मिलेगा। अगले 10 वर्षों में नडाबेट आने वाले पर्यटकों के कारण बनासकांठा के 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इससे समीपवर्ती गांवों से लोगों का पलायन भी रुकेगा। आपको बताते चलें कि बाघा बॉर्डर की तरह पर्यटकों को अब बीटिंग रिट्रीट यहां भी देखने को मिलेगा। सीमा दर्शन परियोजनाओं के तहत लोगों को वाघा बॉर्डर की तरह नडाबेट में भी बीएसएफ की बीटिंग द रिट्रीट देखने को मिलेगी। और अगली खबर के लिए ले चलते हैं आपको सीमा पार। जी हां, पाकिस्तान को आज मिलेगा नया प्रधानमंत्री। पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यह सोमवार को तय हो जाएगा। रविवार को नए प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर शहबाज शरीफ ने और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पीएम पद के लिए नामांकन किया है। नए प्रधानमंत्री के चयन के लिए नेशनल असेंबली की बैठक सोमवार दोपहर 2 बजे शुरू होगी। मौजूदा सदन का कार्यकाल अगस्त 2023 तक है। कोई भी प्रधानमंत्री 5 वर्ष पूरे कर पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है ऐसे पाकिस्तान में। जिस तरह शादियां हर वर्ष आती हैं और जाती हैं, उसी तरह मोदी जी ने दिया बड़ा बयान। कोविड अभी गया नहीं है, यह रूप बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड अभी गया नहीं है और ये बार बार सामने आ रहा है। उन्होंने लोगों से कोविड के खिलाफ सतर्कता बरतना जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा, कोविड वैश्विक महामारी बड़ा संकट था और हम ये नहीं कह रहे हैं कि संकट समाप्त हो गया है। यह एक बहुरूपिया बीमारी है। इसे रोकने के करीब 185 करोड़ डोज दी गई है, जिसके दुनिया को अचंभित कर दिया है। यह आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है। कोविड भी रिश्तेदारों की तरह हो गया है, आ रहा है और जा रहा है। चलते हैं समंदर पार। ऑस्ट्रेलिया संग करार से स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य होगा आसान। इलेक्ट्रिक वाहन के विस्तार के साथ ऊर्जा स्टोरेज निर्माण हुआ सुलभ। ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते से भारत को स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। इस समझौते से इलेक्ट्रिक वाहन, एनर्जी स्टोरेज और सोलर ऊर्जा का विस्तार से आसान हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन और एनर्जी स्टोरेज से जुड़े कई दुर्लभ खनिज पदार्थ अब आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। अभी भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी व सोलर से जुड़े कई उत्पाद चीन से आयात करने पड़ते हैं। चीन चमगादड़, जो कि हमेशा से हमारा विरोधी रहा है, उसमें आत्मनिर्भरता हमारी कम होगी। और इसी खबर से जुड़ी हुई जानकारी, इलेक्ट्रिक वाहन व ऊर्जा स्टोरेज में इस्तेमाल होने वाला टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी सस्ते दाम पर भारत आ सकेगा। गत 2 अप्रैल को भारत व ऑस्ट्रेलिया में व्यापार समझौता किया गया। ऑस्ट्रेलिया संसद से इजाज़त मिलते ही समझौते को लागू कर दिया जाएगा। इस काम में 2-3 माह लग सकते हैं, जो कि आम बात है। अगली खबर है राजनीति की नोकझोंक से। मोदी काल में विकास पर दोगुना खर्च। विकास पर होने वाले खर्च पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के आरोप का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया। आरबीआई के हालिया आंकड़ों का हवाला देते हुए सीतारमण ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में विकास पर 90,89,233 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि वर्ष 2004 से 14 की यूपीए शासनकाल में विकास के मद में 49.2 लाख करोड़ खर्च किए गए। कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने हाल ही में एक ट्वीट में कहा था कि वर्ष 2014 से 21 के दौरान मोदी सरकार ने फ्यूल टैक्स के तौर पर 26.5 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं।
जबकि सरकार ने मुफ्त अनाज, महिलाओं को दी जाने वाली नगद राशि, पीएम किसान और अन्य नगद ट्रांसफर के मद में 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च नहीं किए हैं। ये दोनों लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे और फ्यूल के प्राइस बढ़ते रहेंगे। गर्मी आए और आग ना लगे, ऐसा होना तो शायद ही मुश्किल है, क्योंकि हम जो प्रकृति के साथ खेल रहे हैं उससे ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसी से खबर जुड़ी है, उत्तराखंड में जंगल की आग हुई विकराल। उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी मुसीबत बनती जा रही है। प्रदेश में जंगल की आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिनमें वे संपदा को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी में अंधड़ के चलते जंगल की आग विकराल हो गई, जिसे काबू करने में वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं। चमोली में भी कई स्थानों पर जंगल की आग तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश भर में फायर सीजन में अभी तक 300 से अधिक घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि सैकड़ों हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो गए हैं। इसका वही मतलब है कि पहले आग लगाओ फिर आग बुझाओ। किसी दिन कोई न्यूज़पेपर आए और उसमें चोरी की घटना ना हो, ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारा वसूल ही कुछ ऐसा है। जी हाँ, इसी से जुड़ी खबर है बिहार की। बिहार में पुल चोरी में सहायक अभियंता और राजद नेता समेत 8 गिरफ्तार। बिहार में रोहतास जिले के अमियावार के पास आरा मुख्य नहर पर बने 60 फीट लंबे लोहे के पुल चोरी के मामले में पुलिस ने रविवार को सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता व राजद नेता समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चोरी गए लोहे के कई गार्डर भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक जेसीबी, एक पिकअप वैन, गैस कटर और सिलेंडर भी जब्त किया है। ये तो सब ऐसे सामान है, अगर इनका बस चले तो ये बिल्डिंग के बिल्डिंग भी चोरी कर लें। दबाव, जिसे इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। चाहे यूक्रेन रसिया ले लें या पाकिस्तान ले लें और चाहे अपने देश श्रीलंका को ही ले लें। जी हाँ, श्रीलंका में व्यापक प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति पर बढ़ा इस्तीफे का दबाव। श्रीलंका में हो रहे व्यापक प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। देश में तमिलों की मुख्य पार्टी तमिल नेशनल अलायंस ने रविवार को कहा कि वे राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव व महाभियोग के मुद्दे पर विपक्ष का साथ देने के लिए तैयार हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के तहत 10,000 से अधिक लोग शनिवार को गाले फास से ग्रीन पार्क में इकट्ठा हुए और उन्होंने रात भर प्रदर्शन किया। नाम लो और मैं सामने आ जाऊंगा, यही हाल है यूक्रेन का। न्यूज़पेपर उठाओ, यूक्रेन का पता पाओ। यूक्रेन के शहरों में अब जीवन का संकट। रूसी सेना से घिरे पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कई शहरों में अब जीवन का गंभीर संकट पैदा हो गया है। ये वे शहर और कस्बे हैं जहां पर हफ्तों से खाद्य पदार्थों, दवाओं, बिजली और गैस की आपूर्ति ठप है। इन शहरों पर रूसी हमले भी जारी हैं। इन शहरों में लोग रूस और यूक्रेन की सेनाओं की लड़ाई में पिस रहे हैं। रूसी सेना इन्हें निकालना चाहती है, जिससे वे अपने हमले और ज़्यादा घातक कर सकें, तो यूक्रेनी सेना इन्हें ढाल बनाकर रखना चाहती है। बंडियास्माक, टोकमाक, एनोडर, सिवेरोडोनेत्स्क, लिसिचांस्क, पोपेस्ना, रूबीजेन जैसे तमाम शहरों और कस्बों के लोग हफ्तों में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। चर्चित मारिपोल में रूसी सेना की करीब 1.5 महीने की घेराबंदी में 1 लाख से ज़्यादा लोग फंसे गए हैं। वहाँ पर 5,000 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर है। यूक्रेन भी पूरी तरह हट में बैठा है। कोरोना के द्वारा थोड़े दिनों के लिए छुट्टी लेने पर हमारे वैज्ञानिकों का ध्यान हमारे फेफड़ों पर भी गया। फेफड़ों के रोगों को मिला एक नया कारक। इंसानों के फेफड़ों में पाई गई नई किस्म की कोशिका सीओपीडी में होती है अहम भूमिका। फेफड़े संबंधी बीमारियों के बारे में एक नई जानकारी सामने आई है। शोधकर्ताओं ने इंसानों के फेफड़े की गहराई में एक ऐसी नई किस्म की कोशिका की खोज की है जिनके फेफड़े की बीमारियों में अहम भूमिका होती है। यह शोध नेचर नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। आशिकों, लड़कियों और महिलाओं को मिल सकती है बड़ी घातक न्यूज। सेल्फी से विकृत हो सकती है चेहरे की विशेषताएं। शोधकर्ताओं ने पाया कि सेल फोन से ली जाने वाली सेल्फी चेहरे की विशेषताओं को विकृत कर सकती है। इसके कारण आपको प्लास्टिक सर्जरी तक की मदद लेनी पड़ सकती है। वैसे भी वो मेकअप की मदद से ही चल भी रही हैं अभी। वह शोध निष्कर्ष प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शोध निष्कर्ष में इंटरनेट मीडिया के अप्रत्याशित दुष्परिणाम पर प्रकाश डालने के साथ साथ कहा गया कि प्लास्टिक सर्जन को अपने मरीजों के साथ इस संबंध में बात करनी चाहिए। कितनी भी बात कर लो, हम सुधरने वाले नहीं हैं। काफ़ी देर से आप मुझे सुन रहे हैं, अब बारी है आपकी कि आप कुछ मुझे सुनाएं। जी हाँ, पूछते हैं आप आज के एमसीक्यू। स्वीडन में दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष की खोज हुई है। क्या ये सत्य है या असत्य है, आप बताएं। देखिए मेरी बुद्धिमत्ता, मैंने आपको आंसर ही बता दिया। 2008 में आज ही विज्ञानियों ने पश्चिमी स्वीडन के पहाड़ों पर दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष स्प्रूस की खोज की। फ्लोरिडा में एक प्रयोगशाला में किए गए पेड़ों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये वृक्ष लगभग 8,000 साल पहले के हैं। ऊंचे स्थान पर होने की वजह से ये पेड़ इतने साल तक जीवित रह पाया। मैं भी मानने वाला नहीं हूँ। दूसरा सवाल आपसे ही पूछूंगा।
पहली बार अंतरिक्ष में उपग्रह की मरम्मत कब की गई थी? अपने मन में रखना जो भी उत्तर हो, मैं बता ही दूंगा। 1984 में आज ही पहली बार नासा के चैलेंजर यान से भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों जॉर्ज नेल्सन और जेम्स वैन होप्टन ने खराब सोलर मैक्स एस्ट्रोनॉमी उपग्रह की मरम्मत की थी। 1980 में नासा द्वारा लॉन्च इस उपग्रह की मरम्मत को अहम कदम माना गया। इतनी सारी बातें हो गई और खेल कूद की न हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आपका प्रश्न आज ये है कि रामानाथन कृष्णन किस खेल से संबंधित हैं? बताइए। नहीं बता पाएंगे। सुनिए, 1937 में आज ही भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामानाथन कृष्णन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। 16 साल की उम्र से ही टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने लगे। ये 16 में टेनिस खेल रहे हैं। यहाँ के बच्चे देखो, वो उनको आस्की से फुर्सत नहीं। चलो खैर, वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। 8 वर्ष तक लगातार टेनिस की जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। 1961 में अर्जुन तथा 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। अभी चेन्नई में टेनिस प्रशिक्षण संस्थान चला रहे हैं, मतलब आज भी ये कार्य कर रहे हैं। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।